सुप्रभातम। अहम अस्मि कैलाश विहारी। हम लोग पिछले दिन समास देखे थे। इसके पहले हम लोग संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत में राइटिंग, संस्कृत राइटिंग के लिए हम लोग देखें कि शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय। पहले दिन हमने बेसिक देखा, हलंत और विसर्ग। फिर हमने लकार देखा, टेंस। उसके बाद प्रत्यय देखे। प्रत्यय में हमने दो तरह का प्रत्यय पढ़ा, एक कृदंत, एक तद्धित। अनुवाद की दृष्टि से और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग की दृष्टि से हमें जितने आवश्यकता है हुआ है 22, जिसमें हम लोग 11 पढ़ चुके हैं। उसी तरह कृदंत में हमने कत्वा और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भी देखे और विशेष रूप से हम लोग लकार भी पढ़े। तो आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अनुवाद की प्रक्रिया को, ट्रांसलेशन, हम लोग आगे और पढ़ते हैं। समास में हमने क्या देखा कि समास कैसे बना है। सम, अस प्लस घै मिलकर समासा बनता है। समास किसे कहते हैं ये भी हमने देखा। संस्कृत में संक्षेप में था समसमन समास है, अर्थात संक्षिप्तता ही समास कहलाता है। फिर हमने देखा कि संस्कृत में समास के कितने भेद हैं। समासस्य पंचभेदा सन्ति, समास के 5 भेद हैं, वो भी हमने देखा। और वो 5 कौन कौन है तो केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। आप लोग जानते भी होंगे कि सबका पहचान है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कुछ लोग, कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद की प्रधानता हो, वह हमारा अव्ययीभाव समास होता है। अंतिम पद प्रधान हो तो वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। और जो न प्रथम पद प्रधान हो न अंतिम पद प्रधान हो अपितु तृतीय पद प्रधान हो, वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। और केवल समास तो केवल समास है। तो इस तरह से संक्षेप में यदि हम जानना चाहें, प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव, अंतिम पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, कोई भी पद प्रधान नहीं तृतीय पद प्रधान बहुब्रीहि, और केवल का केवल समास। तो संक्षेप में हम लोग ये देखेंगे, फिर विस्तृत हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय यदि हम सीख जाएंगे तो अनुवाद के साथ साथ मेरा समास भी हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। संधि के सूत्र को समझ जाएंगे, संज्ञा प्रकरण समझ जाएंगे, कारक उसके बिना होगा ही नहीं, वाच्य भी नहीं समझ पाएंगे। ये 3 मेन बेसिक चीज़ है, इसके बगैर अनसीन पैसेज नहीं होगा। श्लोक का अर्थ हम लोग अपने से नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर भी समास जिसमें थोड़े से भी आवश्यकता हो तो भी आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले दिन मैंने आपको तत्पुरुष समास में नए तत्पुरुष समास बताया था और आप लोग लगभग समझ भी गए होंगे कि किस तरह था समास में कैसे क्वेश्चन आ रहा है। आपको मैंने बता दिया, समस्त पद रहेगा उसको विग्रह करना है, विग्रह दिया रहेगा उसको समस्त पद करना है और समास का नाम लिखना है, बस इतना ही काम है। तो मैंने आपको बताया था विग्रह कैसे किया जाता है नए तत्पुरुष में। जैसे मैंने दिया था अविवेकः, नविवेकः, पहचान भी मैंने बताया था। यद्यपि विग्रह का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आप समझ पाएँ। प्राय जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्या कहते थे, बस विग्रह रट लो, समस्त पद रट लो, समास रट लो, और प्राय रटने की ही चीज़ें बताया करते थे। किंतु मैंने कोशिश किया है कि आप समझने का प्रयास करें, जो कि ऐसी बात नहीं कि हम फुल्ली रट्टा ही मार लेंगे। थोड़ा बहुत तो समझने की चीज़ें हैं, वही चीज़ है। आइए, आज हम लोग एक समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। इसका उदाहरण प्राय हर एक साल पूछे जा रहे हैं, कभी कभी एक आध साल गैप भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो द्वंद्व समास समझने का प्रयास करेंगे कि द्वंद्व समास है क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द्वंद्व समास, समास समझ गए होंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अभी अभी मैंने आपको बताया कि द्वंद्व का मतलब होता है दो, अर्थात जहाँ दोनों पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद भी प्रधान होगा और अंतिम पद भी प्रधान होगा। संक्षेप में जितने भी पद होंगे वो हर एक पद प्रधान होगा, वही है हमारा द्वंद्व समास।
यद्यपि समास में हम लोग सूत्र नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु कभी कभी पूछ देता है तो देख लीजिए। द्वंद्व समास का आपको पता होगा, सूत्र है चार्थे द्वंद्वः। ये है हमारा द्वंद्व समास का सूत्र। चार्थे द्वंद्व क्या कहता है तो आप देख लीजिए, संधि विच्छेद भी करेंगे। च प्लस अर्थे, जब हम लोग संधि देखेंगे तब च मतलब च, अर्थे मना अर्थ में, द्वंद्व मना द्वंद्व समास होता है। तो मीनिंग क्या हुआ, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, मतलब क्या है, द्वंद्व समास होता है। अर्थात द्वंद्व समास में च का विग्रह करते समय अवश्य प्रयोग होता है। च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चार्थे द्वंद्व का अर्थ है, संस्कृत जब हम लोग जान जाएंगे तो देखें चकारस से अर्थ है द्वंद्व समास भवति, यही सूत्र का मीनिंग हो गया और उदाहरण दे देंगे। आइए, ये तो हम समझ गए कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि समस्त पद किस तरह का रहता है, तो लिख लीजिए कि द्वंद्व समास में जो समस्त पद होते हैं वह प्रथमा द्विवचन विभक्ति में होती है। लिखिए, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में समस्त पद, समझ चुके हैं समस्त पद पिछले दिन, समस्त पद प्रायः प्रथमा विभक्ति है। आप लोग को मैंने पिछले दिन बताया था, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन विभक्ति में रहता है। किंतु ये जरूरी नहीं कि प्रथमा द्विवचन विभक्ति में ही रहता है। तो आप देखेंगे कि द्वंद्व समास कभी कभी जो होता है वह अन्य विभक्तियों में भी होते हैं, अर्थात प्रथमा बहुवचन में भी हो सकता है, द्वितीया बहुवचन, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी बहुवचन द्विवचन में भी रह सकते हैं। परंतु अभी तक का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो क्या देखेंगे कि प्रायः जितने भी समस्त पद आए हैं वह 1.2 अर्थात प्रथमा द्विवचन में ही पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले प्रथमा द्विवचन वाला ही उदाहरण लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग, यदि उस तरह की होगी तो हम लोग चर्चा भी करेंगे आगे। फिलहाल आज हम लोग प्रयास करेंगे क्या हम लोग द्वंद्व समास समझ सकते हैं कि नहीं, बिना शब्द रूप जाने, थोड़ा बहुत भी जानने के बाद भी समझ सकते हैं कि नहीं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि समस्त पद, ठीक है। अब आइए, समस्त पद देख लिए, प्रथमा द्विवचन में रह सकता है, बहुवचन में भी, अन्य। लेकिन अब विग्रह कैसे करेंगे तो लिख लीजिए कि विग्रह करते समय, यद्यपि मैं आपको बता चुका हूँ कि विग्रह का कोई तरीका नहीं है कि किस तरह से विग्रह किया जाता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का। ये हमारा अपना एक समझाने का तरीका है। विग्रह करते समय दोनों पद में, दोनों पद का मतलब है समस्त पद में, दोनों पद में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, प्रथमा विभक्ति। यद्यपि आप लोग शब्द रूप नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ है, प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है या प्रयोग की जाती है, लगाई जाती है दोनों पद में। तथा प्रथमा विभक्ति के पश्चात, प्रथमा विभक्ति के पश्चात मतलब बाद में जब हम विभक्ति लगा देंगे, प्रथमा विभक्ति के बाद या पश्चात च का आगमन होता है। यही चार्थे द्वंद्व था, च का आगमन होता है। मतलब प्रथमा विभक्ति लगाने के बाद हम च का प्रयोग करेंगे हर एक पद में। तो ये तो क्लियर हो गया कि द्वंद्व समास जो हमारा रहेगा, कम से कम दो पद का समस्त पद होगा, बहुत से भी रह सकते हैं। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय ध्यान में रखिएगा कि प्रथम जो भी पद होगा उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। आपको यद्यपि मैंने बताया था पहले, यदि आपको पहले क्लास याद हो, कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा होगी, यदि वह पुल्लिंग शब्द होगा तो एक वचन में विसर्ग हो जाता है,
जिसके अंत में आ और ई की मात्रा होगी, एक वचन में विसर्ग नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ आज बताया। तो चलिए हम लोग अब विग्रह का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अभी लिखिए नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 कॉलम बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? समस्त पदम और विग्रह वाक्यम, या केवल विग्रह ही भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। समस्त पदम, विग्रह वाक्यम। इसके बाद आपको एग्जाम में क्या आता है? समास नाम, अर्थात समास का नाम लिखना है। अब आइए देखिए विग्रह। हम लोग समस्त पद के नीचे लिखते हैं, है ना? राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो 2010 एग्जाम में आया हुआ है। समस्त पद दिया हुआ था, इसका हमें विग्रह करना था और समास का नाम लिखना था। बस यही कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 पद हैं, एक है राम और एक है लक्ष्मण। इसमें दोनों पद प्रधान है, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। अब इन दोनों का हमने यहाँ समस्त पद कर दिया है। तो जब 2 रहेगा तो स्वाभाविक है प्रथमा द्विवचन में रूप होगा, और 2 से अधिक होगा तो प्रथमा बहुवचन में रूप हो जाएगा उसका। तो 2 पद का यहाँ समास है। अब यदि विग्रह करेंगे तो अभी अभी आपने, मैं देखिए अब मैं क्या लिखाया हूँ कि राम शब्द है, तो हम राम लिख दिए और इसमें हम प्रथमा एक वचन विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो, प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगाया जाता है। यदि वह पुल्लिंग शब्द है तो राम पुल्लिंग है, इसमें हमने विसर्ग लगा दिया। विग्रह में देखिए प्रथमा विभक्ति के पश्चात च का आगमन होता है, फिर लक्ष्मण शब्द है, लक्ष्मण लिख के इसके अंत में भी देखिए आ की मात्रा है, फिर हमने विसर्ग लगा दिया, च का आगमन कर दिया। ये हमारा विग्रह हो गया। रामः च लक्ष्मणः च। कौन सा समास हुआ? तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्वंद्व समासः, द्वंद्व समास। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा, इसी में आपको नंबर मिलेगा। राम लक्ष्मणों दे देगा, विग्रह कर दीजिए, समास का नाम लिख दीजिए। विग्रह दे देगा, समस्त पद लिख दीजिए और समास का नाम लिखिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने लिखा रामः च लक्ष्मणः च। यहाँ हम संधि भी कर सकते हैं। विग्रह वाक्य में हमारी संधि करने की अनिवार्यता नहीं है, किंतु एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो प्राय संधि से ही दे देता है, संधि करके देते हैं वह विग्रह में भी। तो थोड़ा जब संधि का ज्ञान होगा तो आप लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सुनेंगे निह प्लस चया निश्चय, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रामश्च लक्ष्मणश्च, हो गया। लेकिन आपको यदि यह दे तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप संधि कर देते हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ आप संधि कर देते हैं तो कोई आपको वहाँ फ़ायदा विशेष पहुँचने वाला नहीं है। लेकिन आप यदि विग्रह में करते समय संधि नहीं करते हैं तो कोई भी आपत्ति नहीं। तो अब तो समझ गए होंगे रामः च लक्ष्मणः च किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैंने बता दिया। चलिए दूसरा देते हैं। इस बार के एग्जाम में यूपी पीसीएस में आया था उदाहरण शिव केशवौ, शिव केशवौ। अब आप लोग सोचिए क्या विग्रह हो सकता है, प्रयास करिए खुद विग्रह करने का कि क्या विग्रह होगा। और फिर यदि कभी सूत्र का नाम लिखे, ऐसे यूपीएससी में आज तक कभी आया नहीं है एग्जाम में सूत्र का नाम लिखें, लेकिन एग्ज़ाम है, कुछ पता नहीं है, हम लोग यदि कर लेंगे तो आपको मैंने बता भी दिया, याद भी रह जाएगा। 4 थे द्वंद्व। तो हम लोग प्रयास करते जाएंगे, साथ साथ एक एक सूत्र भी यदि एक एक पढ़ते जाएंगे सूत्र को, तो हम आराम से जो कर सकते हैं। चलिए तब तक विग्रह कर लिए होंगे, सोच के देखिए शिव का प्रथमा एक वचन क्या होगा। आपको अभी ऊपर में मैंने बताया विसर्ग लगा दीजिए, फिर च ले आइए, फिर केशव शब्द है,
इसमें से भी हम फिर च विसर्ग लगा के च ले आएंगे। समास का क्या हुआ? द्वंद्व समास। क्लियर है? शिव केशव, शिवः च केशवः च। फिर वही यदि हम संधि कर देंगे शिवश्च केशवश्च, ये आपकी इच्छा है, कर सकते हैं, विग्रह वाक्य में नहीं भी कर सकते हैं, अनिवार्यता नहीं है, लेकिन समस्त पद में संधि अनिवार्य है। जहाँ हम लोग संधि देखेंगे वहाँ जरूर करेंगे। आइए, यदि हम कहें राम लक्ष्मण, यदि हम कहते हैं राम कृष्ण, तो सोच के देखिए, राम भी प्रधान है, कृष्ण भी प्रधान है, दो आ गया, तो हम क्या करेंगे? राम कृष्णौ। तो राम कृष्णौ क्या होगा विग्रह? बताइए। रामः च कृष्णः च। कौन सा समास हुआ? राम कृष्णो। ठीक है। और यदि उदाहरण देते हैं, यदि हम देते हैं भीम नकुलौ, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही उदाहरण होगा। हम लोग यदि समास समझ विकसित कर लेंगे तो बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जब आप अनसीन पैसेज के तरफ जाएंगे तो देखिएगा वहाँ समासिक पद लिखा रहता है, अर्थात जो लंबे लंबे आप वाक्य देखते हैं उसमें दो चीज़ का प्रयोग होता है, या तो समास रहता है या तो संधि। तो हम जब संधि देख लेंगे, समास देख लेंगे, तो फिर आसान से हो जाएगा हमारा पैसेज। लेकिन संधि और समास को समझने के लिए तो पहले तो हमें तीन चीज़ बेसिक समझना है, शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय को अच्छे तरह से नॉलेज में लेना है, तभी आपका अच्छा से होगा। चलिए, बना लिए होंगे, तो बताइए क्या होगा इसका विग्रह? भीमः च नकुलः च। क्या बन गया? भीम नकुलौ। तो क्लियर है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो किताब में है वही उदाहरण आ जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। यद्यपि देखा जाए तो 2013 से पढ़ा हुआ किताब के ही उदाहरण को पूछ देते हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहते हैं, परंतु ये कभी भरोसा मत करिए कि वही वह पूछ देंगे। एक समझ विकसित करिए, आप आराम से बना सकते हैं समास भी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, 2009 में पूछा गया था, सत्यानंदः च नित्यानंदः च। अब आप सोचिए क्या कहेगा, यहाँ क्या पूछा होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि च का आगमन हो गया, तो क्या है यह बताइए? विग्रह है या समस्त पद? विग्रह। आपको क्या करना है? समस्त पद बनाना है। कैसे समस्त पद बनेगा? सबसे पहले हमने जो जो एक्स्ट्रा चीज़ लाया था उसको हटा देंगे। क्या लाया था? विसर्ग और च। यहाँ पर भी हमने विसर्ग और च को एक्स्ट्रा लाया था। दोनों को नज़दीक नज़दीक लिखे, सत्यानंद, उसके बाद लिखे नित्यानंद। अब आप देखिए ये द्विवचन में है तो द्विवचन में हम और लगा देंगे। क्या बन गया? सत्यानंद नित्यानंदौ। तो ये तो हमने आपको पुल्लिंग का उदाहरण दिया। यदि समस्त पद में एक पुल्लिंग हो और एक स्त्रीलिंग हो तो मित्रों ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग पद को सबसे पहले पाणिनि व्याकरण में रखा जाता है। अष्टाध्यायी में है भी, तो उसमें नियम है कि जो स्त्रीलिंग पद होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे। जैसे सीता रामौ, ध्यान रखिएगा, राम पहले नहीं, पहले जब भी आएंगे तो सीता आएंगे। सीता रामौ, राम सीता नहीं होगा, क्यों? स्त्रीलिंग पद पहले है। अब आप देखिए विग्रह कर दीजिए। सीता, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंत में आ हो या बड़ी ई की मात्रा हो, यदि वह एक वचन में है तो वहाँ पर विसर्ग नहीं होता है। यह थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम लोग शब्द रूप में आएंगे तो पढ़ेंगे। जिसके अंत में आ हो और वह एक वचन हो तो विसर्ग नहीं होता है। तो सीता के अंत में आ है, इसलिए एक वचन में सीता ही हो गया, च हो गया। उसके बाद इधर राम लिख देंगे, राम में चूँकि आ की मात्रा है इसलिए हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया, फिर च लिख दिया। क्या बन गया? सीता च रामः च, सीता रामो। अब तो समझ गए।
एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, सुने भी होंगे, राधा कृष्णो। राधा पहले है, फीमेल है, उसको आगे रखा जाता है, कृष्ण है उसको बाद में रखा जाता है। ये नियम है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि हम समास करेंगे तो स्त्रीलिंग पद को सबसे पहले रखेंगे, पुल्लिंग पद हम बाद में रखेंगे। तो विग्रह कर लीजिए, क्या होगा, राधा च कृष्णः च। समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास पढ़ा रहे, द्वंद्व समास होगा। अब तो समझ गए कि नहीं, और एक उदाहरण ले लेते हैं तो समझ जाइएगा। राधा च कृष्णः च। देखिए, राधा चूँकि एक वचन है तो स्वाभाविक है एक वचन में विसर्ग नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं अगला उदाहरण, माता पितरौ। माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। तो चलिए, आप लोग जानते हैं माता का प्रथमा एक वचन माता ही होता है, च लगा दीजिए, पितरी का शब्द रूप है, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, माता च पिता च माता पितरौ। क्लियर हो गया। अब देखिए समास का अनुवाद में क्या मतलब है, अनुवाद में, और श्लोक में क्या मतलब है, थोड़ा उसको कोशिश करते हैं समझने का। जैसे एक उदाहरण के लिए यदि हम दूसरा उदाहरण लें, ठीक है, सुरेश बाल कृष्णौ। ये हमारा प्रथमा का द्विवचन का रूप है, गृहं गच्छतः। मीनिंग समझे, सुरेश और बालकृष्ण घर जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ कि सुरेश बालकृष्णों को मैंने समास कर दिया। समास का मतलब होता है विभक्ति को जो छोड़कर आपस में मिल जाता है, अर्थात जहाँ विभक्तियाँ हो उसको हटा करके दोनों को निकट निकट लिख दीजिए, तो ये हमारा समासिक पद हो जाता है। लेकिन जब हम इसको एक तरह से और अनुवाद बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, विग्रह करके। एक तो हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, यदि हम कहें सुरेश और बालकृष्ण घर जाते हैं, सुरेशः बालकृष्णः च गृहं गच्छतः, ये भी हमारे अनुवाद की दृष्टि से एकदम सही है। अर्थात संस्कृत का यह नियम अनुवाद बनाते समय कि जितने भी नाम होंगे सभी में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हम च का प्रयोग करते हैं, सबसे एंड में। जैसे रामः श्यामः मोहनः कृष्णः नरेंद्रः च, एक तो ये तरीका है। तो यहीं पर मैंने प्रयोग किया, सुरेशः बालकृष्ण च गृहं गच्छतः। इसमें आपने क्या देखा, शब्द की संख्या बढ़ गई, शब्द की संख्या। एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका है विग्रह वाक्य कर दीजिए, क्या होगा, सुरेशः च बालकृष्णः च गृहं गच्छतः। आप यदि अनुवाद बना रहे हैं सुरेश और बालकृष्ण घर जाते हैं, तो आपके पास 3 विकल्प है, ठीक है। यहाँ हमारा केवल 3 शब्द है, यहाँ देखिए हमारा 5 शब्द हो गया, और यहाँ देखिए 6 शब्द है। मतलब क्या समझे, शब्दों की संख्या यदि हम कम करने हो तो हम समासिक पद कर देते हैं, यदि हमें शब्द की संख्या बढ़ाने हो तो वहाँ हम क्या करें, विग्रह वाक्य करके लिख देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहे, जैसे अनसीन पैसेज, तो हम वहाँ कोशिश करेंगे समासिक पद लिखने का, ये आपको वहाँ फ़ायदा होगा, इससे आप गलती कम करेंगे। और जहाँ कहे कि शब्द संख्या में ज़्यादा, जैसे निबंध में चलो भाई 150 शब्दों में लिखना है, तो हम विग्रह करके अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें वहाँ फ़ायदा है। तो समझ गए, समास का भी हमारा वाक्य निर्माण में फ़ायदा है, यहाँ पर भी हमें फ़ायदा है, अनुवाद में भी। तो इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
ये मैंने आपको द्वंद्व समास बताया है। यद्यपि द्वंद्व समास के आप लोग जानते होंगे, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर योग द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये जो मैंने आपको बताया वह बताया है इतरेतर योग द्वंद्व समास, परंतु एग्जाम में कभी ये मत लिखिएगा यह इतरेतर योग द्वंद्व समास है, सिंपल आप लिख लीजिएगा द्वंद्व समास है। आगे जो 2 समास इसके उपभेद है उसकी मैं भी चर्चा आगे करूँगा, लेकिन फ़िलहाल पहले इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। अब आइए, हमने क्या देखा अभी तक द्वंद्व समास में कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है 2 पदों का, और हमने ये भी देखा कि स्त्रीलिंग पद सबसे पहले रखा जाता है, पुल्लिंग पद को बाद में रखा जाता है। और जब आप शब्दरूप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो और आप इसे अच्छी तरह से बनाने में समर्थ होंगे। अब देखिए, पाणिनि के व्याकरण में सबसे पहले स्त्रीलिंग पद को रखा गया है। इसके पीछे क्या कारण है? आप देखेंगे इस पृथ्वी का पहला मानव मनु है। मनु ने भी जो है नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आप लोग सुने भी होंगे, मनुस्मृति में भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब समझ गए हैं, जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस घर में, जिस स्थान में, वहाँ देवता लोग रमन करते हैं। इसका मतलब है कि नारी को कितनी प्रमुख स्थान दिया है हमारी प्राचीन संस्कृति में भी, वहाँ पर भी। उसके बाद आपने देखा पाणिनि जी ने भी, महर्षि पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में उनको स्थान दे आगे रखने का, मनु ने भी दिया है। और आज वर्तमान में आप देखते हैं, वर्तमान में कितने प्रासंगिक है, मेट्रो में भी कहते हैं आगे की पहली बोगी महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। इसका मतलब देखिए कि किस तरह से वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। और इतना ही नहीं, आप नाम सुनेंगे महाकवि कालिदास, कौन नहीं जानते हैं। इन्होंने भी जब रघुवंश की रचना कर रहा है, रघुवंश की रचना करते समय पहले श्लोक में ही उन्होंने किस तरह से द्वंद्व समास का प्रयोग किया है वो भी आप देखेंगे। इसका मतलब मैं आपको श्लोक में भी बता रहा हूँ। आप श्लोक भी जानते होंगे, नहीं तो आप पढ़ेंगे भी, आपको बहुतों को याद होगा। क्या श्लोक है देखिए, वागर्था विवसंपृक्तौ, ध्यान दीजिएगा क्या है, वागर्था विवसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ध्यान दीजिए, ये रघुवंश का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में। तो सोच के देखिए यहाँ पर कौन सा समास है, पार्वती परमेश्वरौ। सही है। अब आप लोग विग्रह कर सकते हैं क्या होगा, मैं बाद में इसका मीनिंग बताऊंगा। यहाँ संधि भी है, समास भी है, यहाँ भी शब्द रूप है, इसमें भी शब्द रूप है, इसमें भी शब्द रूप है, यहाँ भी शब्द रूप समास है, इसमें लकार है, इसमें हमारा समास है और शब्द रूप भी है। वही है, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय से, इसमें भी प्रत्यय है। यही 3 चीज़ से बना हुआ है श्लोक। उसके बाद हम लोग संधि समास करते चले जाएंगे। देखिए पार्वती परमेश्वरों क्या है, पार्वती च परमेश्वरः च। अब आपको मैंने अभी भी बताया कि जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो या ई की मात्रा हो, एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, मैंने अभी बताया। तो पार्वती में विसर्ग नहीं लगाएंगे, वह संस्कृत शब्द ही है, प्रथमा एक वचन का रूप है, पार्वती परमेश्वरों। तो आपने देखा कालिदास ने भी पार्वती को सबसे पहले आगे स्थान दिया है। तो जरूरी नहीं कि आपका यही उदाहरण है। यदि हम कहें उमा शिवो, तो सोच के देखिए क्या विग्रह होगा। उमा पार्वती का ही दूसरा नाम है, क्या हो जाएगा, उमा च शिवः च। कौन सा समास हो रहा है, द्वंद्व समास हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत उदाहरण अपने से भी सोच सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं,
गौरी शंकरौ, गौरी शंकरौ। सोच के देखिए क्या विग्रह होगा। गौरी ई की मात्रा है, विसर्ग नहीं होगा। उसके बाद शंकर शब्द है, इसमें विसर्ग लगा देंगे, फिर चौका आगमन कर देंगे, तो गौरी शंकरौ। ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए अच्छे तरह से इसे और प्रयास करिए समझने का। चलिए, नोट कर लिए होंगे। तो मैंने आज आपको द्वंद्व समास समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप लोग लगभग समझ गए होंगे। फिर भी जो नहीं समझ पाए, हो सकता है उसके शब्द रूप की कमियां हो, धातु रूप भी अच्छे तरह समझेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। तो समास भी आपको लगा होगा कि ये पूरी तरह रटने की चीज़ें नहीं है। समास भी एक समझने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही रटते चले जाएंगे। आपने देखा कि धातु रूप का क्या टेक्निक है, किस तरह से हम लोग उसको याद कर सकते हैं। आपको मैंने प्रत्यय बताया कृदंत में कि किस तरह से प्रत्यय को हम समझ के याद कर सकते हैं। फिर मैंने तद्धित में 11 प्रत्यय आपको बताया, उसे भी हमने समझने का प्रयास किया और प्रयोग भी बताया कि कहाँ कहाँ उसका श्लोक में भी प्रयोग है। दूसरी बात, समास भी आपने देखा, मैंने 2 समास को बताया, नए तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो ये भी आपने समझने का पूरा प्रयास किया, तो आपको लगा कि यह पूरी तरह रटने की चीज़ है, कुछ तो समझने की चीज़ है या नहीं है, आप खुद सोचिएगा, विचारिएगा। फिर हम लोग अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, सारे चीज़ पढ़ते रहिए। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभमस्तु।